नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बात 7 जुलाई 2020 की है। थाना है दातागंज, जनपद है बदायूं। शाम को कोई 6 बजे थाने पर श्रीमती मिथिलेश, वाइफ ऑफ वीरेंद्र, रेजिडेंट ऑफ मिलक ताजपुर मजरा, थाना दातागंज, ये थाने पर आईं। इन्होंने थाने पर आकर बताया कि मेरा घर वाला यानी मेरा पति वीरेंद्र रोजाना की तरह रात में खाना खाने के बाद गांव के ज्वाला सिंह सना बहोरी के नलकूप पर सोने जाता है। क्योंकि मेरे पति ने नलकूप स्वामी की जमीन बटाई पर ली है और खेती बाड़ी का काम उन्हीं के लिए करता है और उन्हीं के खेतों में काम भी करता है। कल 6 जुलाई 2020 को रात के समय ट्यूबवेल पर जाने के बाद जब मेरे पति सुबह वापस नहीं आए तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ उनकी तलाश में आसपास और खेतों में घूमने लगी। इसी के दरमियान मेरे पति की लाश गांव के राजू सन ऑफ जनार्दन के घर के पीछे पड़ी हुई है, ऐसी मुझे सूचना मिली। मैं वहां पर गई। मैंने अपने पति की लाश को पहचाना और मुझे लगता है किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी है। हमारी किसी से रंजिश नहीं है और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों कोई मेरे पति को मारेगा। इंस्पेक्टर संजय सिंह ने तहरीर लिखवाने के लिए फ़ौरन कहा थाने पर कि महिला पढ़ी लिखी नहीं है, इसकी तहरीर लिखने में सहायता की जाए। तहरीर लिख ली गई और मुकदमा लिखने के आदेश उस पर हो गए। जिस समय मुकदमा लिखा जा रहा था और थाना प्रभारी संजय सिंह थाने पर मौजूद थे, इसी समय वायरलेस सेट पर एक सूचना डायल 100 यानी जो अब 112 हो गई है, डायल 112 के माध्यम से एक सूचना प्रसारित हो रही थी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि मिलक ताजपुर मजरा का रहने वाला वीरेंद्र उसी गांव के राजू के खेत में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसके पास उसकी लाश पड़ी हुई है। सूचना देने वाले ने बताया कि ऐसा लगता है कि मृतक ट्रांसफार्मर पर तेल की चोरी के लिए चढ़ा होगा या अपने ट्यूबवेल के कनेक्शन को ठीक करने के लिए चढ़ा होगा और उसी समय करंट आ गया, जिससे करंट लगने से वो नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। डायल 112 के पुलिसकर्मी मौके पर गए, ऐसा उन्होंने वायरलेस पर बताया और वहीं से अपना ऑब्जर्वेशन नोट कराया कंट्रोल रूम को कि मृतक की मृत्यु इत्तफाकिया यानी एक्सीडेंटल लगती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो ट्रांसफार्मर पर चढ़ा था और गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। संजय सिंह ने जैसे ही कंट्रोल रूम की ये बात वायरलेस पर सुनी, उन्होंने चिल्लाकर थाना कार्यालय में कहा कि एफआईआर लिख रहे हो उसको अभी रोक दो। जब तक मैं खुद मौके पर नहीं हो आता अभी एफआईआर लिखने की ज़रूरत नहीं है। थाना कार्यालय से बताया गया कि एफआईआर लिखी जा चुकी है, सीसीटीएनएस के सर्वर पर वो सबमिट हो गई है, अब उसे रिट्रीव यानी वापस नहीं किया जा सकता। इस पर उन्होंने वादी मुकदमा यानी मृतक की पत्नी को बुलवाया। वो वहीं थाने पर मौजूद थी, एफआईआर की कॉपी लेने की फिराक में या लेने के लिए खड़ी हुई थी। उसको बहुत भला बुरा कहा और ये कहा कि तू झूठी है, तू गलत एफआईआर करा रही है, मैं तुमको जेल भेज दूंगा। अभी 112 के लोगों ने वहाँ से वायरलेस पर बताया है कि ये ट्रांसफार्मर से गिरने से इत्तफाकिया मर गया है, एक्सीडेंटल है और तुम हत्या की तहरीर दे रही हो। लेकिन महिला इंसिस्ट करती रही कि साहब आप चल के खुद देखिए, साफ लगता है कि इसको कहीं मार कर वहाँ लाकर फेंक दिया गया है। एसएचओ ने थाने के ऑफिस को हिदायत की कि अभी कहीं सूचना देने की ज़रूरत नहीं है। अमूमन हत्या की सूचना आने पर कंट्रोल रूम को, सभी अधिकारियों को, सभी यूनिट्स को ये कह के बुलाया जाता है कि जल्दी पहुँचिए, हत्या का मामला है। यही बात मना की इंस्पेक्टर ने कि अभी कहीं सूचना देने की ज़रूरत
नहीं है। न किसी को बुलाया जाए, न किसी अधिकारी को बताया जाए कि वो अनावश्यक मौके तक आ जाएं और उन्हें बात कुछ दूसरी मिले तो फिर वो नाराज़गी व्यक्त करेंगे। संजय सिंह अपने थाने की फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। घटना गांव के बाहर बने मकानों के पीछे, जहां बिजली का ट्रांसफार्मर लगा था, उसी गांव के राजू के खेत में पाई गई। मौके पर काफ़ी भीड़ थी। वीरेंद्र के मरने की खबर गांव में आग की तरह फैली हुई थी और पूरा गांव वहां पर इकट्ठा था। एसएचओ के साथ गए थाने के दूसरे अधिकारियों की मौका देखते ही दो राय हो गई। कुछ लोग एक राय बोल रहे थे, कुछ लोग दूसरी राय बोल रहे थे। एक राय के हिसाब से इसकी मृत्यु ट्रांसफार्मर पर करंट लगने से ही दूर जाकर गिरने से हुई है। दूसरी राय ये थी कि इसे कहीं और मारा गया है और यहाँ ट्रांसफार्मर के नीचे लाकर फेंका गया है और ऐसा शायद जानबूझकर किया गया है ताकि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन को बहकाया जा सके, उसको बदला जा सके। इसी ऊहापोह में दो राय हो गई, उन्हीं के अधिकारियों की एक राय और उन्हीं के अधिकारियों की दूसरी राय। थाना प्रभारी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इसे हत्या माना जाए या नहीं। अगर हत्या माना जाएगा तो हत्या की सूचना के बाद सारी एसओपी फॉलो करनी होगी। अधिकारी मौके पर आएंगे, यूनिट्स आएंगे, फिर कई घंटे की कवायद होगी। मौके पर भीड़ बढ़ रही थी। येलो टेप लगा के उनको अलग किया गया, लेकिन इंस्पेक्टर अभी डिसाइड नहीं कर पाए कि उन्हें करना क्या है। तभी एसएचओ के साथ गए जो एसएसआई सीनियर सब इंस्पेक्टर होते हैं, सेकंड इन कमांड होते हैं थाने के, हर थाने पर होते हैं। उन्होंने ये कहा कि साहब देखिए एफआईआर हो गई है। एफआईआर की कॉपी भी मैं अपने साथ लाया हूँ। क्राइम नंबर 188/20 पर 302 और 201 तहरीर के हिसाब से बनती है। अब एक बार एफआईआर हो गई है और हत्या की हो गई है तो एसओपी फॉलो करके आगे की विवेचना बढ़ाई जाए। अगर हत्या की एविडेंस नहीं आएगी तो विवेचना में जुर्म खारिजा यानी मुकदमे को एक्सपंज कर देंगे। और अगर बाद में हत्या का मामला निकला और आपने सूचना अभी नहीं दी तो वो सीनियर ऑफिसर्स आफत कर देंगे कि हत्या की एफआईआर थी तो हमें बताया क्यों नहीं गया, डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट को बुलाया क्यों नहीं गया। तब मामला बहुत ख़राब हो जाएगा और जांच भी सबको फेस करनी होगी। इसलिए बेहतर है कि एफआईआर हो चुकी है हत्या की और सबको बुलवा लीजिए, सारी एसओपी फॉलो करा लीजिए। आगे अगर एविडेंस मिलता है तो ठीक, नहीं मिलेगा तो इसको एक्सपंज कर देंगे यानी जुर्म खारिजा की रिपोर्ट दे देंगे। इंस्पेक्टर ने कहा कि पहले ही इस हफ्ते में 2 हत्याएं हो चुकी हैं। इस हत्या की सूचना मिलेगी तो ये तीसरी हो जाएगी। अभी महीने के 3 हफ्ते बाकी हैं। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। उन्होंने एसआई से कहा, मैं चार्ज से हटा दिया जाऊंगा कि क्राइम अनकंट्रोल्ड हो गया है, तुम्हारे बस का नहीं है। वैसे भी किसी थाने में थाना प्रभारी और एसएसआई इन दोनों में 36 का आंकड़ा होता है। थानाध्यक्ष को थाने की सरकार कहते हैं और एसएसआई को नेता विपक्ष, नेता विरोधी दल कहा जाता है, क्योंकि हत्या को छोड़ के बाकी सभी विवेचनाएं एसएसआई करता है। लेकिन उसमें क्या होना है क्या नहीं होना है ये डिसीजन थानाध्यक्ष यानी एसएचओ का होता है। इसी बात को लेकर दोनों में हमेशा तनातनी बनी रहती है। इंस्पेक्टर के जहन में आया कि ये एक हत्या का आंकड़ा बढ़ा रहा है, मुझको गिराने के लिए, मुझे डाउन करने के लिए, मुझे बेइज्जत करने के लिए। और एसएसआई कह रहा था कि नहीं, ये फॉलो नहीं करेंगे तो बाद में सबको जांच फेस करनी होगी। यहाँ पर एसएसआई अपनी जगह बिल्कुल सही था। वो यही कह रहा था कि अगर पीएम रिपोर्ट में, और अभी पीएम हुआ नहीं है, बिना पीएम के हुए ये कह देना कि ये वहाँ से गिरा था कि नहीं गिरा था, हत्या हुई थी कि नहीं हुई थी, ये उचित नहीं है। अगर पीएम रिपोर्ट में हत्या आ गई तो फिर क्या करेंगे? थानों को अधिकारियों को न सूचना भेजी जाएगी, न यूनिट को बुलाया जाएगा, तब इसका क्या जवाब होगा? ये सुनकर एसएचओ थोड़ा ठिठक गए और ये डिसाइड किया कि इसे मर्डर की सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से अब अधिकारियों को बता दी जाए। डॉग स्क्वाड आ गया, घटनास्थल से ट्यूबवेल तक गया। पहले लोगों को घटनास्थल वही पता था, ट्रांसफार्मर के नीचे, लेकिन स्मेल लेने के बाद वो सीधे ट्यूबवेल पर गया। ट्यूबवेल पर
लड़ाई झगड़े के यानी संघर्ष के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ संघर्ष हुआ है। किसी को भी समझने में तुरंत देर नहीं लगी कि असली झगड़ा यहाँ हुआ है। बाद में ये बॉडी वहाँ कैसे पहुँची, कैसे मारा, क्या किया गया, ये विवेचना का विषय है। फॉरेंसिक वाले भी सब वहीं पहुँच गए ट्यूबवेल पर जहाँ पर ये झगड़ा होना प्रतीत हो रहा था। वो ज्वाला सिंह का ट्यूबवेल था, जैसा एफआईआर में लिखाया गया था। वहाँ तक डॉग गया, उसके बाद भटक गया, उसके आगे का वो स्मेल नहीं कर पाया। फॉरेंसिक वालों ने वहाँ पर बड़ी कोशिश की फिजिकल एविडेंस ढूंढने की, कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिला। फोटोग्राफ और वीडियोग्राफी की गई। स्पष्ट हो रहा था कि मृतक ने यहाँ संघर्ष किया है, लेकिन ट्रांसफार्मर वहाँ से काफ़ी दूर था। वो वहाँ कैसे पहुँचा ये किसी की समझ में, न तो फॉरेंसिक वालों के, न डॉग स्क्वाड के, और न जो पुलिस वहाँ गई थी, किसी की समझ में नहीं आ रहा था। बातें सब यहीं पर रुक गईं, इन पर विराम लग गया। लाश का पंचायतनामा शुरू हुआ। पीएम के लिए जिला मुख्यालय सील करके लाश को भेज दिया गया। यह कार्रवाई हो ही रही थी। इसी बीच में सारे अधिकारी, सर्किल ऑफिसर, एडिशनल एसपी और एसएसपी भी मौके पर पहुंच गए। हत्या की सूचना थी। अगले दिन, चूंकि ये सूचना शाम को 6 बजे आई थी, पूरी प्रोसेस होते होते रात हो गई और रात में फिर इस बॉडी को वहाँ भेजा गया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो पीएम अगले दिन ही होना था। 8 जुलाई को लाश का पोस्टमार्टम हुआ। पीएम के लिए जिला मुख्यालय डेड बॉडी को लेके खुद इंस्पेक्टर प्रभारी निरीक्षक गए। उन्हें वहाँ एक दूसरे काम से भी जाना था, किसी अदालत में उनकी एविडेंस भी थी, और उसी सिलसिले में गए और उन्होंने एसएसपी को सलाम किया। एसएसपी से पूरी बात बताई। बदायूं के एसएसपी ने कहा, लेकिन इसमें तो अखबारों में आज सब जगह यही लिखा हुआ है कि वो ट्रांसफार्मर से गिरकर मर गया। इंस्पेक्टर ने बताया कि ये बात गांव में भी बहुत चर्चा में जोरों पर है। गांव में भी यही हल्ला है कि ट्रांसफार्मर पर ये किसी उद्देश्य से चढ़ा था और वहाँ से गिरने से मर गया। लेकिन मौका देख के कुछ और बात समझ में आ रही है। ऐसा लगता है कि ट्यूबवेल पे कुछ झगड़ा हुआ, उसके बाद या तो वो जीवित यहाँ तक आया, यहाँ मार दिया गया, या वहीं मारकर इसकी लाश यहाँ पर फेंक दी गई। ये बात क्लियर नहीं हो पा रही है। एसएसपी ने पूछा, मुझसे क्या चाहते हो? उसने कहा, साहब सिर्फ आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ये कह दें कि इसका जो पोस्टमार्टम है किसी भिज्ञ या किसी अच्छे डॉक्टर से कराएं, क्योंकि सामान्य रूप से जो चीज़ें अखबार में निकलती हैं, क्लास 4th के लोग या ऐसे प्रोफेशनल लोग जो वहाँ पोस्टमार्टम करते हैं, वो अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं अखबारों की उस खबर से। ऐसे में सही बात कभी पता नहीं लग पाएगी। एसएसपी अशोक त्रिपाठी ने फौरन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बदायूं कुमार प्रशांत को पूरी बात बताई और पीएम के लिए अच्छा डॉक्टर डिप्यूट करने के लिए अनुरोध किया। 8 जुलाई को डॉक्टर राहुल सिद्धार्थ को पीएम के लिए डिप्यूट किया गया, पोस्टमार्टम के लिए डिप्यूट किया गया। और गंभीर आदमी हैं डॉक्टर सिद्धार्थ और अच्छे जानकार हैं पोस्टमार्टम के। उन्होंने खुद सुपरवाइज़ किया और रात में पीएम रिपोर्ट आ गई। पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट था, कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ एंटी मॉर्टम स्ट्रेंगुलेशन एंड इंजरीज, यानी शरीर पर आई चोटों और गला दबाने के कारण सांस रुकने से मृत्यु का होना पाया गया। साफ हो गया कि ये एक्सीडेंट या जो एक्सीडेंटल बताया जा रहा था वो ऐसा नहीं है, बल्कि ये स्पष्ट रूप से एक हत्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसमें 4 चोटों का भी जिक्र है। 4 लेसरेटेड वुंड थे, यानी घिसटने से आई हुई चोटें। उनकी जो नाप होती है वो भी चारों चोटों के बारे में लिखा हुआ था। थाने पर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो वही 2 गुट फिर आमने सामने हुए और एक ने कहा कि साहब देखिए, ये जो स्ट्रेंगुलेशन आया है, तार के निशान हैं। जब ये उस पर से गिरा होगा ट्रांसफार्मर से, तो ट्रांसफार्मर का कोई तार इसके गर्दन में अटक गया होगा, जिसके निशान की वजह से पोस्टमार्टम में स्ट्रेंगुलेशन बताया जा रहा है। और गिरते समय इसने बचने के लिए ट्रांसफार्मर का खंभा पकड़ा होगा और उससे घिसटने के कारण ये चोट यानी लेसरेटेड वुंड पीएम रिपोर्ट में आई हुई है।
फिर एक एक चोट को डिस्कस किया गया कि ये चोट क्या खंभे पर घिसटने की वजह से आएगी, ऊपर से नीचे कोई गिरेगा और क्या उससे ये चोट आ सकती है। तो पहली चोट गर्दन पर, दूसरी दाहिने घुटने पर, तीसरी बाएं हाथ पर और चौथी दाहिने जांघ पर। घिसटने या गिरने पर शरीर के एक ही तरफ के अंगों में चोटें आती हैं, ऐसा फॉरेंसिक्स और पोस्टमार्टम के एक्सपर्ट्स बताते हैं। लेकिन यहाँ पर मृतक को दाहिनी और बाईं तरफ बराबर की चोट लगी हुई है। ऐसा तभी संभव है जब उसके साथ मारपीट की गई हो या दूसरी तरह से इसकी मृत्यु हुई हो। जब एक एक चोट पर डिस्कशन हुआ तो सभी लोगों ने मान लिया कि साहब ये हत्या है, ये क्लियर कट मर्डर है। सर्विलांस वालों को बताया गया, उन्होंने सारे नंबर खंगाल डाले पर कोई रिजल्ट नहीं निकला। जिन लोगों से मृतक की बात होती भी थी उनमें से किसी का लोकेशन घटना वाले दिन दातागंज यानी बदायूं में नहीं था। डॉग स्क्वाड से दोबारा परेड कराई गई, उनके घर वालों को बुलाया गया, मेल मेंबर्स को, फीमेल मेंबर्स को खड़ा किया गया, मौकाए वारदात से स्मेल लेके फिर कोशिश की गई, पर उससे भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। फील्ड यूनिट से फिर से बात की गई, कोई लीड या कोई फिजिकल एविडेंस इस केस के बाबत नहीं मिल सका था और धीरे धीरे 20 दिन हो गए थे, कुछ भी पता नहीं लग रहा था। 20 दिन बाद एसएसपी ने जब जिले भर के मर्डर्स की प्रोग्रेस का रिव्यू किया तो पूछा और फिर उनको ये सलाह दी कि अगर कुछ नहीं निकल रहा है तो आप नए सिरे से एक बार फिर सारा काम शुरू करिए, वहाँ से जहाँ से आपको सूचना मिली। फिर डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल करिए, फिर से फॉरेंसिक यूनिट का इस्तेमाल करिए, जितने लोगों का बयान लिया था फिर से बयान लीजिए और देखिए कि पहले के बयान और अब के बयान में किस में ज़्यादा अंतर आ रहा है, उससे फिर से पूछताछ करिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि गांव के भीतर का मर्डर और कहीं भी हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। इंस्पेक्टर ने नए सिरे से विवेचना शुरू की। इसी दरमियान इंस्पेक्टर को ये बात याद आई कि जब एफआईआर लिखाई जा रही थी, मृतक की पत्नी थाने पर मौजूद थी, मैंने आदेश किया था, उसी समय कंट्रोल रूम से 112 नंबर से या डायल 100 से ये सूचना वायरलेस पर प्रसारित हो रही थी कि एक व्यक्ति की ट्रांसफार्मर से गिरने से मृत्यु हो गई है। ये इत्तफाकिया यानी एक्सीडेंटल है। जब ये ऑब्जर्वेशन वो सुन रहे थे तभी उन्होंने एफआईआर अगर लिखी नहीं गई है तो उसको रोकने के लिए कहा था। उन्होंने फ़ौरन कहा कि 112 पे जो लोग उस दिन थे, व्हीकल होती है इनोवा गाड़ियों पर ये 3 लोग 4 लोग चलते हैं, लखनऊ में इसका सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम होता है, फ़ोन करने वाले की डिटेल वहाँ नोट की जाती है और जो जियो फिजिकल लोकेशन से जो सबसे पास की 112 नंबर की व्हीकल है उसको कम्युनिकेट किया जाता है कि आप फ़लाँ नंबर की सूचना पर फ़लाँ जगह तुरंत पहुँचें। उन लोगों को बुलाया गया जो भी उसमें 3 लोग थे। उनसे पूछा गया कि भाई आपको सूचना किसने दी थी? उन्होंने कहा साहब हमको हेडक्वार्टर से सूचना आई थी। फिर क्या किया? उन्होंने कहा साहब जिस नंबर से सूचना आई थी उस नंबर से संपर्क किया गया। उसने यही बताया कि साहब ये ऐसे ऐसे एक व्यक्ति की ट्रांसफार्मर से गिरने से मृत्यु हुई है। हम लोगों ने उसे कंफर्म किया और वही बात कंट्रोल रूम को बता दी। उन लोगों ने कंट्रोल रूम के लॉग से उस नंबर की सूचना प्राप्त कर ली जिस नंबर से ये सूचना आई थी। उस नंबर पर इंस्पेक्टर ने बात की और उस व्यक्ति को थाने पर बुलाया जिसने ये सूचना सबसे पहले 112 नंबर के कंट्रोल रूम को दी थी। सूचना देने वाले से पूछा गया कि भाई कितने बजे तुमने लाश देखी? उसने कहा साहब मैंने लाश बिल्कुल नहीं देखी, मुझे गांव के ही गुड्डू सन ऑफ रामवीर मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे गांव के ही वीरेंद्र, मैं भी उसको जानता था कि गांव के ही वीरेंद्र की ट्रांसफार्मर से गिरने से मृत्यु हो गई है। अभी तक पुलिस नहीं आई है, ज़रा कंट्रोल रूम में 112 नंबर पर टेलीफोन करके बता दो ताकि पुलिस आ जाए और उसकी लाश को ले जाए। मैंने पूछा तुम क्यों नहीं करते हो? उसने कहा देखो मेरा मोबाइल घर पे छूट गया है, मेरे पास मोबाइल नहीं है। उसकी ये बात सुन के मैंने 112 नंबर को टेलीफोन कर दिया था कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति की ट्रांसफार्मर से गिरने से मृत्यु हुई है और उसकी लाश मौके पर पड़ी हुई है।
उसने बताया कि इस सूचना के 10 मिनट बाद ही मुझे 112 वालों से फ़ोन आ गया कि आप कहाँ पर हैं? मैंने कहा मैं घर पे हूँ। क्या सूचना दी थी? मैंने कहा साहब ये सूचना दी थी कि लाश वहाँ पड़ी हुई है, ट्रांसफार्मर पर गिरने से उसकी मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा ये घटनास्थल कहाँ है? तो उसने कहा साहब मैंने देखा नहीं है, लेकिन राजू के खेत में जो ट्रांसफार्मर है उसके नीचे की घटना बताई जाती है, मैं वहाँ गया नहीं हूँ। इस पर 112 वालों ने कहा आप घर के बाहर मिलिए, आपसे बात करनी है। मैं घर के बाहर खड़ा रहा, 10-15 मिनट में ही वो आ गए। उन्होंने पूछा मुझसे, मैंने वही बात बता दी जो गुड्डू ने मुझे बताई थी। उसके बाद वो लोग आगे चले गए। उन्होंने किससे बात की, क्या मौके पर गए कि नहीं गए, ये वही बता पाएंगे। फिर इंस्पेक्टर ने उनसे पूछा 112 वालों से कि आप मौके पर क्यों नहीं गए? उसने कहा साहब जब लड़के ने पूरी बात बता दी थी इसी प्रोसेस में। अच्छा, दूसरा वो घटनास्थल खेत में था जहाँ मैं इस लड़के से बात कर रहा था, वहाँ से दूर था। इसी बीच में दूसरे गांव की एक दूसरी सूचना अटेंड करने के लिए 112 नंबर के हेडक्वार्टर से कहा गया और हम लोग वहाँ चले गए। जब इससे भी कुछ नहीं पता लगा तो ये हुआ कि गुड्डू को बुलवाइए कि आखिर ये सूचना उसको कहाँ से मिली। गुड्डू को बुलाया गया, उससे भी पूछा गया कि तुमने कब देखा? उसने कहा साहब मुझे कुछ नहीं पता, न मैंने देखा, मुझे मेरे पिताजी ने कहा कि ऐसी ऐसी सूचना किसी दूसरे के फ़ोन से कंट्रोल रूम को दिलवा दो, अपने फ़ोन से कतई ये सूचना मत देना। तो मैं अपना फ़ोन घर पर छोड़कर अपने उस मित्र के पास जाकर वहाँ से मैंने 112 नंबर पर ये सूचना कराई थी। यहीं से गुड्डू कुछ दाएं बाएं होने लगा, बातचीत में वो हिचकने लगा, सवालों के सही जवाब नहीं देने लगा और उसके बाप को बुलवाया गया, रामवीर को, कि भाई तुम्हारा बेटा ये कह रहा है कि मुझसे ये सूचना देने के लिए मेरे बाप ने कहा था। रामवीर ने साफ इनकार कर दिया कि मैंने इस तरह की कोई बात कंट्रोल रूम को बताने के लिए अपने बेटे गुड्डू से नहीं कही थी, ये झूठ बोल रहा है। अब पुलिस उलझन में आ गई कि मौके पर कोई गया नहीं, न गुड्डू का बाप गया, न गुड्डू गया, न सूचना देने वाला गया, न 112 नंबर के जो 3 कर्मचारी थे वो गए। फिर ये बात आई कहाँ से कि कोई आदमी ट्रांसफार्मर से गिरकर मर गया है? ये बहुत ही गंभीर विषय हो गया। सब परेशान थे कि भाई ये बात कहाँ से आई। इंस्पेक्टर ने सूचना देने वाले लड़के रामवीर और उसके लड़के गुड्डू तीनों का मोबाइल नंबर लिया, वहीं थाने से इनकी मौजूदगी में सर्विलांस वालों को फ़ोन किया और उनसे कहा कि इन तीनों नंबर्स की लोकेशन घटना वाले दिन की हमें जितनी जल्दी हो सके बता दीजिए, क्योंकि देखा किसी ने नहीं, बताया सबने। ये बात समझ में नहीं आ रही है, कम से कम ये पता तो लगे कि किसने देखा और क्यों इस तरह की सूचना दी। और ये जल्दी इसलिए करना है कि ये तीनों अभी मेरे पास हैं, इन्हें बहुत लंबे समय तक मैं थाने पर रोक नहीं सकता हूँ। पुलिस परेशान हो गई कि 1 महीना होने वाला है और कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। अगले दिन सर्विलांस वालों ने सीडीआर से जो जानकारी दी वो बहुत चौंकाने वाली थी। जिस लड़के ने 112 में सूचना दी थी उसके लिए ये बताया गया कि घटना वाले दिन वो पूरा दिन अपने घर पे था, अपने मकान पे था, वो कहीं वहाँ से हिला नहीं पूरा दिन और पूरी रात। लेकिन रामवीर और उसके पुत्र गुड्डू, इन दोनों की लोकेशन 2 घंटे तक ट्यूबवेल वाले आईडी पर थी जहाँ पर उस व्यक्ति से संघर्ष के निशान हैं। उसके बाद फिर ये दोनों मोबाइल साथ साथ चले और उस स्थान पर पहुँचे जहाँ ट्रांसफार्मर है, वहाँ भी दोनों साथ साथ थे और रात में करीबन 3:30 बजे ये अपने घर को गए हैं जहाँ पर हर दिन रात में इनकी सेल आईडी मिलती है। ये बहुत ही गंभीर बात थी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूचना थी, ये बहुत तगड़ी लीड थी। पहले रामवीर से पूछताछ शुरू की गई। शुरू में तो उसने किस्से कहानी में टहलाने की कोशिश की, फिर खिसियाए पुलिस वाले, महीने भर से परेशान, ऊपर से दबाव, क्यों नहीं खुला, क्या प्रोग्रेस हुई, अब तक क्या प्रोग्रेस हुई, क्यों नहीं किया।
रामवीर को खिसियाए पुलिस वालों ने एकदम बेदम कर दिया श्रेणीबद्ध पूछताछ से। सत्य बोलक यंत्र लगाते ही रामवीर की ज्ञानेंद्रियां खुल गईं और पूरी बात अपने आप ही उसने उगल दी। बताने लगा कि रामवीर बताने लगा कि मृतक वीरेंद्र की पत्नी बहुत सुंदर थी और खेतों पर आते जाते वो दोपहर का खाना लेकर जाती थी मृतक के पास और खाना दे के वापस लौट आती थी, और कभी कभी शाम को भी अगर ज़्यादा खेतों पर काम है तो शाम को भी वो खाना देकर और फिर वापस आ जाती थी। एक दो बार रामवीर ने बताया कि एक दो बार मैंने उसे रास्ते में रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने झिड़क दिया। एक दिन मैंने बाजार से एक पायल खरीदा, 850 रुपये का वो पायल खरीदा, और मैं इस इंतज़ार में था कि कब वो इस रास्ते पे मिल जाए, और वो अगले दिन मिल गई। मैं उसके पास पहुंचा, रोकने पे रुक गई। मैंने उसके हाथ में पायल देने की कोशिश की कि तुम्हारा पायल बहुत ख़राब लगता है, बहुत पुराना हो गया, ये नया पायल पहना करो। उसने अपने हाथ में पायल लिया और वहीं से दूर खेतों में फेंक दिया और बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली गई। इसका ये कहना है कि उसके इस व्यवहार से मैं थोड़ा सा दुखी हुआ कि अरे इसने पायल फेंक दिया। लेकिन इसके करीब 15 दिन बाद, इस घटना के करीब 15 दिन बाद, मेरा बेटा गुड्डू बहुत तैश में मेरे पास आया और उसने कहा कि तुमने क्या वीरेंद्र की बीबी को पायल दिया था या देने की कोशिश की थी, और तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो तो मेरे उम्र की है, तुम उसको पायल देने क्यों पहुंच गए। इतना सुनते ही रामवीर ने कहा, मैं गुड्डू पर बिगड़ गया कि तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें अपने बाप से करते हुए। मैंने उसे कई थप्पड़ मार दिए और उससे पूछा, फिर मुझे ध्यान आया कि ये बात इसको पता कैसे लगी, इसका मतलब गांव में कोई इस बात को जान गया है। मैंने जब उसको थप्पड़ मारे तो वो रोने लगा। उसने कहा कि देखिए, आज मैं सवेरे जब वो रामवीर को इसको खाना दे के, अपने पति को खाना दे के, वीरेंद्र को खाना दे के वापस जा रही थी तो मैंने उसका पीछा कर लिया। मैं भी उसे रास्ते में आते जाते रोज़ देखता था। मैं कस्बे से आधा किलो इमरती लाया था। जब एकदम घर के पास पहुंचने को हुई तो मैंने उसे आवाज़ देकर रोका और मैंने उससे कहा कि मैंने तुम्हारे लिए बाजार से इमरती खरीदी है, तुम इसको खा लो, ये सिर्फ मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ और अभी तक गर्म है, ऐसा उसने बताया। पर मृतक की पत्नी ने मना कर दिया कि मैं बिल्कुल नहीं छूंगी, और ये भी कहा कि तुम खानदानी छिनरे हो, तुम्हारा बाप पायल दे रहा है रास्ता रोककर और तुम इमरती लाए हो। पूरा गांव कहता है कि पूरा खानदान तुम्हारा छिन रहा है, तुम लोगों का दिया हुआ अमृत भी नहीं छू सकती। भाग जाओ, नहीं तो हल्ला मचा दूंगी, पूरे गांव को इकट्ठा कर दूंगी और सबको बताऊंगी। ये कह के गुड्डू रोने लगा और बोला कि आज बहुत बेइज्जती हुई है मेरी। उसी समय रामवीर का ये कहना था पूछताछ में कि उसी समय मैंने उसको कहा कि तुम परेशान मत हो, इसको आज ही सबक सिखाएंगे, आज शाम को वीरेंद्र को मार देंगे और इसको जेल भिजवाएंगे, तुम देखते जाओ कैसे मैं इसका बदला लेता हूं। बाप बेटे रात होते ही ज्वाला के ट्यूबवेल पर पहुंच गए। ज्वाला को बाहर बुलाया, उससे नॉर्मल बातचीत करने लगे रामवीर। इसी बीच में मौका देख के गुड्डू ने तार से बनी हुई जो रस्सी होती है वो पीछे से उसके गले में झटके से डाल दी और उसका फंदा कसने लगा। उसने 2 बार 3 बार भागने की कोशिश की। बाप बेटे ने उसको ज़मीन पर गिरा लिया, उसके सीने पर सवार होकर उसके गले को तब तक कसा जब तक उसके प्राण पखेरु उड़ नहीं गए। फिर ये हुआ कि अब इसका क्या किया जाए। हो सकता है इसकी पत्नी जो उसने मेरे साथ किया, जो मेरे बेटे के साथ किया, उसका जिक्र कर दे तो पुलिस हमें उठा ले जाएगी। फिर रामवीर ने कहा कि साहब मेरा दिमाग चला, तो मैंने कहा कि इसको ट्रांसफार्मर के नीचे फेंकते हैं
और गांव में हल्ला करते हैं कि ये चोरी करने के लिए ऊपर चढ़ा था, गिर के मर गया। लेकिन गिरने की चोटें भी होनी चाहिए। ट्यूबवेल के पास में ही बिजली का एक और जो सीमेंट वाले खंभे होते हैं रेडीमेड, वो लगा हुआ था। हम दोनों उसकी बॉडी को उठा के खंभे के पास ले गए और उसका जो शार्पेंड एज होता है खंभे का, सीमेंट वाले खंभे का, उससे सटाकर रामवीर ने कहा कि मैंने पैर पकड़ लिया, हाथ मेरे बेटे ने पकड़ लिया और उस खंभे के उस शार्पेंड एज से हम लोगों ने कई बार टू एंड फ्रो उसको रगड़ दिया, जिससे उसके शरीर में रगड़ने की चोटें आ जाएं और ये आ जाए कि ये ट्रांसफार्मर से गिरा था, इसलिए वजह से ये रगड़ने की चोटें आई हैं। ये बातें सुनकर पूरा थाना सन्न रह गया कि ऐसा भी हो सकता है कि बाप बेटे एक ही महिला पर लग गए और महिला के लिए उसके पति की हत्या बाप बेटे दोनों ने मिलकर कर दी। स्पेल बाउंड हो गए सब वहाँ पर इसकी ये स्वीकारोक्ति सुनकर। उसके बाद गुड्डू से पूछने के लिए कुछ रह नहीं गया था, लेकिन फिर भी बाप के स्टेटमेंट को वेरीफाई करना था। फिर तो गुड्डू को बुलाया गया और बिना भाव की सुताई शुरू कर दी वहाँ सिपाहियों ने। उसने भी कमोबेश वही बताया जो उसके बाप ने बताया था, बस एक बात और जोड़ दी कि उस दिन बाप ने कहा कि गुड्डू तुम घबराओ नहीं, ये अब हमारे घर पर ही रहेगी। इन लोगों से तार की वो रस्सी बरामद कर ली गई, CDR इकट्ठा कर ली गई, तरतीबवार पूरी घटना को बयानों से जोड़ दिया गया और 7 अगस्त 2020 को पिता पुत्र को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। सारे एविडेंस के साथ 20 अगस्त को चार्जशीट नंबर 111/2020 अदालत में दाखिल कर दी गई। इस घटना में देखिए मुलजिम का यानी रामवीर का दिमाग देखिए कि पहले मारा, फिर लड़के से फ़ोन कराया कि ट्रांसफार्मर से गिरने से एक व्यक्ति मर गया है, फिर जो गांव के व्हाट्सएप वाले पत्रकार होते हैं जो खबर ब्रेक करते हैं गांव से, उनको बताया। इसके पहले कि पुलिस पहुंचती, पत्रकारों के सारे ग्रुप पर यह खबर चलने लगी कि ट्रांसफार्मर से तेल चोरी के लिए चढ़ा व्यक्ति करंट लगने से नीचे गिरकर मरा। जिनसे जिनसे उसने व्हाट्सएप पर यह खबर ब्रेक करने के लिए कांटेक्ट किया गया था, उन लोगों को भी, पत्रकार क्या होते हैं बेचारे, छोटे लोग होते हैं, जीविकोपार्जन करते हैं, गांव में बेस्ड होते हैं, हर गांव में हर अखबार का कोई न कोई कांटेक्ट होता है जो उनको सूचनाएं देता है जब बड़े पत्रकार आकर उसमें बड़ी खबर बनाते हैं। ऐसे लोकल पत्रकारों को भी जिनसे जिनसे उसने ये व्हाट्सएप पर खबर चलवाई थी, उनको भी बुलाया गया और उनको ये हिदायत दी गई कि आइंदा से कभी कोई खबर लिखने से पहले उसको मौके पर देख लें, उसकी सत्यता जांच लें, तब खबर ब्रेक करें। उससे नुकसान ये हुआ कि जो पत्रकारों का लोकल थाने के भीतर जो थाना क्षेत्र के भीतर जो ग्रुप होता है, उसमें कमोबेश सभी सिपाही, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर जुड़े होते हैं। ये लोग जोड़ लेते हैं ताकि उनकी जो खबरें हैं उनको ये लोग देखें, उस पर रिएक्ट करें, उनका काम भी कभी कभी उसी से बन जाता है। और यही वजह थी कि खबरें जब चलने लगीं तो घटनास्थल से ही कुछ लोगों के दिमाग में ये घुस गया कि ये गिरने से ही मरा है, और इसीलिए आपस में इतना जो मत एक होना चाहिए था वो मतभेद हो गया। आज की घटना में कितनी परफेक्ट प्लानिंग से वीरेंद्र को मारा गया, ये फिल्मकारों और कहानीकारों की कल्पना से भी परे है। एक अनपढ़ व्यक्ति एक महिला के चक्कर में कितनी बड़ी साजिश करके एक हत्या कर देता है। ये केस वर्कआउट न होता अगर 112 पर सूचना देने वालों की खोजबीन न की जाती। ज़्यादा दबाव बनता तो किसी निरीह व्यक्ति को पुलिस खड़ा करती और कहती कि इसी व्यक्ति से मृतक के भाइयों ने, परिवार वालों ने या दुश्मनों ने हत्या करवा दी जायदाद के चक्कर में। फिर कोर्ट कचहरी में साबित करते फिरिए कि ये गलत है, या फिर इसको इत्तफाकिया या एक्सीडेंट बताकर
बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र किए केस को ही दफना देती, ख़त्म हो जाती, ये केस अपनी मौत खुद मर जाता। आज की घटना में दोष किसका है कहने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी पूरा गांव ये बात जानता था कि बाप बेटे दोनों ही बहुत ही गिरे हुए चरित्र के पहले से ही हैं। इसलिए न तो किसी को अफसोस हुआ, न तो किसी को ये लगा कि साहब ये गलत खोला गया, और सारी बात अपने आप क्लियर हो गई। अगर आपकी राय इससे कुछ भिन्न है तो आप ज़रूर बताइएगा, मेरा भी ज्ञानवर्धन होगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।